हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आपके बोर्ड लेवल पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो आज हमें इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट का अच्छे से ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है इसकी। इसको अच्छे से कहते हैं ना, अच्छे से ही समझना है हमें कि ये है क्या चीज। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि एक चार्ज है और उस चार्ज के अराउंड हमने एक कॉन्सेप्ट डिफाइन की है कि चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखा किसी ने, हमने नहीं देखा। अगर जैसे हमने देखा है ना कि अगर हम कॉम को रब करते हैं बालों से तो कॉम पर और बालों पर, हेयर पर चार्ज आ जाता है। और जब कॉम को हम देखते हैं तो क्या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि भी अरे यार उसके अराउंड कुछ तो है, ऐसा लग रहा है कि कुछ है? नहीं, कुछ नहीं दिखाई देता। फैराडे वाली कॉन्सेप्ट कि वो जो समथिंग इज देयर, कुछ तो है वहां चार्ज के अराउंड, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको एक पिक्चर देनी है, हमको एक पिक्चर देनी है। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हम किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन पर बात की जाए कि हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी। आप इमेजिनरी, यहां पे शब्दों का बड़ा खेल है। कैसी लाइन होती है ये? इमेजिनरी। मतलब हमने इमेजिन किया है, हमने इमेजिनेशन किया कि इस तरह से डिफाइन किया है कि इस तरह से लाइन होती है। इमेजिनरी स्मूथ कर्व, इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रोन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड along which a free isolated positive charge moves. This is the definition of electric line of force. क्या कि एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? सपोज इसको ऐसे समझते हैं, सपोज ये एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सपोज ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस क्यू नॉट। ये वो चार्ज है, कितना? ये वाला फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ये वो वाला चार्ज है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर हम किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में रख दें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो आप समझ रहे होंगे ये प्लस क्यू नॉट को रिपेल करेगा और रिपल्सन की वजह से इस पर फोर्स लगा एफ, ठीक है। अब न्यूटन दादा कह के गए हैं कि अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन होगा मतलब ये रेस्ट में था तो ये मोशन में आ जाएगा, और मोशन में आएगा तो ये चलेगा, दौड़ेगा। तो इस तरह से सोचिए कि ये आगे इस तरह से चलता जा रहा है और हम इस चार्ज के पीछे पेन लेकर दौड़ रहे हैं। जस्ट इमेजिन, ये चार्ज आगे की तरफ चलता जा रहा है और हम इसके पीछे पेंसिल से क्या है, जिस पाथ पर ये चलता जा रहा है उस पाथ को उसके पीछे पीछे पेंसिल से या पेन से ड्रॉ करते जा रहे हैं। क्लियर? तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल साहब आपका सपोज प्लस क्यू नॉट यहां था, फिर थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल आपका यहां दिखा, फिर ये पार्टिकल आपका यहां दिखा, फिर ये पार्टिकल आपका यहां दिखा, ठीक है। तो हमने इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते चले गए, तो ये हमें एक पाथ मिला
और ये एरो हमें ये बता रहा है कि इस चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो एज पर डेफिनेशन ये जो हमें पाथ मिला है, जिस पाथ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिस पाथ पर मूव कर रहा है, हम उसी पाथ को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो ये एक हमारी एक कॉन्सेप्ट है, हमारे माइंड की उपज है ये, कि हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें। जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है तो हम उसको एक फिजिकल रूप कैसे दें, हम उसको एक रूप कैसे दें जिससे कि हम उस चीज की एक पिक्चर बना सकें कि ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो क्या है वो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग व्हिच अ फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मूव्स द टेंजेंट। अब नेक्स्ट वाला पार्ट, अब सपोज करो कि मैंने कोई भी चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस क्यू नॉट, जस्ट सपोज, और वो सपोज करो इस तरह से मूव कर रहा है सपोज। तो जिस पाथ पर चल रहा है वही उसका क्या है, वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो गई। अब सपोज करो मुझे इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर, इस पॉइंट पर बोला कि भाई इस पॉइंट पर फोर्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो मैं क्या क्या कह रहा है वो आगे, द टेंजेंट ड्रोन एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट ड्रोन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स gives the direction of the force or electric field acting on positive charge placed at that point। कहने का मतलब, सपोज इस पॉइंट पर है चार्ज और मुझे पता करना है कि जब वो टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर है तो उस समय उस पर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो किस डायरेक्शन में है। तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की और उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वही उस पॉइंट पर क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे आप में से कि सर आपको कैसे पता चला कि एरो इधर रखना है, हम तो इधर रखेंगे। तो बच्चा ये आपको देखना है कि चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो एरो इधर ही तो आएगा। अगर चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा होता तो एरो हम नीचे लगाते। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर हमें फोर्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या चीज है ये आपके समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, बस जस्ट वो हमारी एक माइंड की उपज है, एक कॉन्सेप्ट है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक रूप देने के लिए, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमने डिफाइन किया है उसे। इस तरह की जो हम कहें कि लाइंस, अगर कोई चार्ज बॉडी है तो अगर कोई चार्ज बॉडी हमारे सामने रखी हुई है तो रियलिटी में हमें इस तरह की कोई फील्ड लाइंस दिखाई नहीं देंगी। ठीक है बच्चों, तो अब इन लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अब उन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और उन प्रॉपर्टीज के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं, उन प्रॉपर्टीज के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? अच्छा, एक चीज और है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिखरी हुई हैं। बिखरी हुई से मतलब 4 प्रॉपर्टी कहीं बता दी, 2 प्रॉपर्टी कहीं आ गई, 2 प्रॉपर्टी कहीं बता दी। हम उन सारी प्रॉपर्टीज को कलेक्टिवली एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनमें कुछ एक कॉन्सेप्ट ऐसी आ जाएगी जो अभी हमने नहीं पढ़ी है, तो वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ता जाएगा सिलेबस वैसे वैसे वो सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाएंगी। लेकिन एक जगह सारी प्रॉपर्टीज को बताने का मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आपको ये पता होगा बस कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की ये प्रॉपर्टीज हैं, इनके अलावा कोई और प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक एक करके हम उन सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब बच्चों इससे पहले एक छोटी सी एनालॉजी आपको पिक्चर बनाने के लिए मन में, जैसे मेरा एक मानना है कि फिजिक्स में
मैंने आपको ये बात पहले भी कई बार बोली है कि फिजिक्स में जब तक जैसे ही मेरे सामने किसी कॉन्सेप्ट का नाम आता है और उस कॉन्सेप्ट का नाम आते ही अगर उस चीज़ की मेरे मन में एक पिक्चर नहीं बन रही है, मुझे विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो समझो कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो अभी अधूरी है, कहीं समझ में नहीं आई है। और उसका एक इमेज कितना एक इमेज बन जाए, विजुअलाइजेशन हो जाए कि ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, तो समझो कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो मेरी समझ में आ चुका है। तो जैसे अभी मैंने आपको ये बताया था इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कि अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया किसी चार्ज के, तो उस पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा। तो वो जिस पाथ पर मूव कर रहा है हमें उसके पीछे पीछे पेन से या पेंसिल से लेके चलते रहना है और उसके पाथ को ड्रॉ करते जाना है। तो वो जो हमने पाथ ड्रॉ किया है वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो आपने देखा होगा कभी, खासकर विंटर्स में, सर्दियों के मौसम में, कि जब वो रॉकेट चलता है तो वो रॉकेट अपने पीछे एक ट्रैक बनाता हुआ बनाता हुआ चलता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आगे आगे रॉकेट, तो वो जो चार्ज जो आगे आगे चल रहा है वो हो गया हमारा रॉकेट, और पीछे पीछे जो वो अपना ट्रैक बनाते हुए छोड़ के जा रहा है वो हम पेन से बनाते जा रहे हैं। तो वही ट्रैक क्या है उसका, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, उस फील्ड का जिस फील्ड में वो मोशन कर रहा है। तो अब बच्चों आज के इस वीडियो में आपको मैं पीछे सारी वीडियोज में एक बात बोलता आया हूं कि मैथमेटिक्स बोलता है, और मैथमेटिक्स बड़े कमाल की चीज होती है ना। मैं फिजिक्स का टीचर हूं बट आई रेस्पेक्ट मैथमेटिक्स। मैं उसका बहुत रेस्पेक्ट करता हूं क्योंकि मेरे सब्जेक्ट की लैंग्वेज है वो, तो मेरी भाषा है, तो मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। और आज आप मैथमेटिक्स का कमाल देखेंगे कि मैथमेटिक्स क्या कमाल की चीज होती है। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी अभी हम निकालते हैं। अब तो देखिए, ये एक चार्ज है, पॉजिटिव सिंगल चार्ज है ये, ठीक है, मतलब पॉइंट चार्ज है। ये कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। अच्छा, मैंने इसके फील्ड में यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस क्यू नॉट, तो जाहिर सी बात है इस पर फोर्स लगेगा इधर, ठीक है, एफ लगेगा फोर्स। और इस फोर्स की वजह से ये जो टेस्ट चार्ज है ये इस स्ट्रेट लाइन पर इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। तो वो जिस पाथ पर चल रहा है उस पाथ को ही मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो गई था। अब सपोज करो मैं इस टेस्ट चार्ज को मैं यहां रख दूं इस जगह, तो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टी है कि वो ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज के पैरेलल ही लगेगा। तो चार्ज जब यहां होगा टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई, तो इस लाइन के पैरेलल इधर लगेगा, और इस फोर्स की वजह से ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एक फील्ड लाइन ये हो गई साहब। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां पर रख देता हूं तो लाइन जोनी टू चार्जेज ये हो गई, तो फोर्स इस लाइन के पैरेलल इधर लगेगा, तो चार्ज इस फोर्स के अलोंग इधर मूव करेगा। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां रख देता हूं तो लाइन जोनी टू चार्ज ये हो गई और फोर्स इस डायरेक्शन के इस लाइन के पैरेलल इधर लगेगा, तो चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बच्चों हर बात को ना लॉजिकली समझना है हमें फिजिक्स में। मेरे चैनल का क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट केयर, पर मुझे फिजिक्स, द पूरी फिजिक्स, होल फिजिक्स मेरे को ऐसे ही समझानी है, क्या क्यों कब कैसे। मेरा मोटो ही ये है यूट्यूब पर आने का कि मैं एक एक चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकूं और बता सकूं कि फिजिक्स को लॉजिकली एक्सप्लेन करना कितना अच्छा होता है और कितना आसान होता है। फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट होता है बशर्ते कि हम उसको बहुत लॉजिकली और तरीके से पढ़ें। तो बच्चों ये पहली प्रॉपर्टी बन गई। अब मान लो यहीं पर ये जो चार्ज है ये नेगेटिव होता, सपोज ये चार्ज है नेगेटिव, ठीक है, तो अब मैं यहां पर एक चार्ज रख देता हूं टेस्ट चार्ज, वही प्लस क्यू नॉट, क्योंकि वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। तो अब इस पर जो फोर्स है वो ऐसे लगेगा अट्रैक्शन, तो इस फोर्स के अलोंग जो टेस्ट चार्ज है वो ऐसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में। अगर मैं यहां रख देता हूं तो टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा इस डायरेक्शन में। अगर मैं यहां रख देता हूं तो टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा इस डायरेक्शन में। अगर मैं यहां रख देता हूं तो टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो बच्चों ये पहली प्रॉपर्टी बन गई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की। क्या, अब मैं लिख रहा हूं कि द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द
पहली प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स comes out from पॉजिटिव चार्ज, कम्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज से बाहर आती हैं। देख रहे हैं ना आप, ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, 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 ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या कहेंगे कि जो लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर आ रही हैं। तो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड enters in नेगेटिव चार्ज। देखो नेगेटिव में ये जो लाइन है अंदर की तरफ जा रही है, ये लाइन अंदर की तरफ जा रही है, ये लाइन अंदर की तरफ जा रही है, ये लाइन अंदर की तरफ जा रही है, ये वाली समझ रहे नहीं समझ रहे। तो कहने का मतलब प्रॉपर्टी बन गई कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस बाहर आती हैं, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर आती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं ऑलवेज। ठीक है बच्चों। अब तो दूसरी अब इसमें देखो एक खास बात क्या है, इसमें एक खास बात ये है कि अभी क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सिंगल सिंगल है, मतलब आइसोलेटेड है, मतलब इनके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है, ये अकेला है, ये अकेला है। तो बड़े गजब की बात है क्या, फॉर सिंगल चार्जेस, फॉर सिंगल चार्ज, फॉर सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर स्ट्रेट लाइंस, आर स्ट्रेट लाइंस। आप समझ रहे होंगे है ना, क्योंकि जब ये सिंगल था तो जो टेस्ट चार्ज है वो स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, वो स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, वो स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है। तो अगर कोई चार्ज सिंगल है, उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो उसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, स्ट्रेट होंगी। क्लियर। अब साहब अब दूसरी बात क्या है, अब सपोज बच्चा एक सोचता है सर अगर चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज होता, तो जैसे मान लीजिए ये है आपका एक पॉजिटिव चार्ज और ये है आपका एक नेगेटिव चार्ज और ये दोनों पास पास हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो ये अभी अलग अलग थे अब वो दोनों पास पास हैं, तो क्या होगा। अब तो देखो सपोज करो यहां पर एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट, ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई, तो इस लाइन के जो एलोंग पैरेलल मतलब फोर्स ये लगेगा F1, ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो ये इस लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा, ये हो गया F2, ठीक है। भाई जो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा नेट, वो उसके एलोंग ही तो मूव करेगा, है ना। तो अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया ये, बोलो है ना, ये हो गया एफ नेट। तो यहां पर जब ये टेस्ट चार्ज होगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब सपोज करो ये टेस्ट चार्ज आ गया यहां पर, अब ये लाइन हो गई सब यहाँ पर लाइन जॉइनिंग, और ये लाइन हो गई अब ऐसे, तो अब जो फोर्स है वो ऐसे लगेगा, ये वाला फोर्स ऐसे लगेगा, तो अब रिजल्टेंट ऐसे लगेगा, समझे। तो देखो ऐसे ऐसे, तो वो क्या होता जा रहा है, कर्व होता जा रहा है। तो कहने का मतलब दूसरा पॉइंट है आपका कि फॉर 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 ग्रुप ऑफ फॉर ग्रुप ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कर्व्ड, आर कर्व्ड, ठीक है। अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेज हैं एक दूसरे के पास हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, तो उनकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो कर्व्ड होंगी, ठीक है बच्चों। अब जैसे अभी जैसे मैंने आपको ये लॉजिक भी बताया क्यों होंगी, तो मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों पास पास है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकली, नेगेटिव में एंटर हुई, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकली, नेगेटिव में एंटर हुई, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकली,
पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकली, नेगेटिव में एंटर हुई और नेगेटिव में एंटर हुई, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकली, नेगेटिव में एंटर हुई। तो ये लाइंस कैसी हैं? ये लाइंस कैसी हैं? ये लाइंस कैसी हैं? कर्व्ड हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों चार्ज एक दूसरे के पास पास हैं, और जो टेस्ट चार्ज रखेंगे हम वो नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करेगा, जो एक कर्व बनाएगा। ठीक है, अब इसको मान लो अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, सिमिलर चार्ज हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इस तरह से रिपेल करते हुए दिखेंगी, इस तरह से ऐसा लगेगा जैसे कि दोनों की फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। क्लियर? तो ये भी कैसी हैं, कर्व्ड हैं। तो ये हो गई साहब कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज के लिए या ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए। ठीक है बच्चों, अब साहब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसको मैं रब कर देता हूं अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है, अब मैंने जो आपसे कहा था ना कि मैथमेटिक्स बड़े कमाल की चीज होती है ना, अब पता चलेगा तुम्हें कि मैथमेटिक्स कैसे कमाल की चीज है भाई। ठीक है, तो देखिए अब साहब दूसरी प्रॉपर्टी कह रहा है वो कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ force, two electric lines of force can never intersect। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वो कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब आप देखिए ध्यान से, अभी अभी हमने क्या कहा डेफिनेशन में कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो एक इमेजिनरी कर्व है। मीन्स हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई चार्ज है तो हमें दिखाई देगा कि साहब देखो चार्ज है और देखो साहब इसके अराउंड ही हमें एरो लाइंस निकलते हुए या जाते हुए दिखाई दे रही है, किसी ने नहीं देखी। बात समझना। अब यहां पर सोचने की बात यह है बच्चा कि जब वो फील्ड लाइंस हम देख ही नहीं पा रहे तो भाई ये हम कैसे बता देते हैं कि वो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सोचने की बात है, जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही हम कैसे कह रहे हैं कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। पॉइंट की बात है। तो बच्चों अब कहा ना कि मैथमेटिक्स बड़े कमाल की चीज होती है, तो देखो मैथमेटिक्स कर देगा प्रूव कि भैया रे ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अब देखो कैसे, रीजन क्या है साहब, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती भाई। तो मान लेते हैं कि ये देखते हैं कि इंटरसेक्ट अगर करती, सपोज अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो ये दो फील्ड लाइंस हैं, एक ये है और एक ये फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइन है और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट है आपका ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब अभी अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो हमें उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। और बच्चे आप जानते हैं कि किसी एक पॉइंट पर आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो अब मुझसे एक वो बोला कि भाई इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो आप देख रहे होंगे वी हैव टू चॉइसेस। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो चॉइस हैं, एक टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और एक टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो दो टेंजेंट हो गई एक ही पॉइंट पर, और एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट का मतलब है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, मतलब फिजिकल क्वांटिटी एक और डायरेक्शन दो। अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगा कि एक ही बस एक ही टाइम पर दिल्ली से मुंबई भी जा रही है और मुंबई से दिल्ली भी आ रही है, हाउ इज इट पॉसिबल। अच्छा एक ही क्वांटिटी की दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर, नेवर। तो अब वो हो क्यों रहा है, दिक्कत क्यों आ रही है, ऐसा तब होगा जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। अगर ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी तो ऐसा हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स क्या कह रहा है भैया
कि इसका मतलब दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो हम यहां से कहेंगे कि भैया ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा तभी होगा कि दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। तो मैं समझता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी है साहब आपकी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट मेक अ क्लोज्ड कर्व। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट मेक अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है बच्चों। बच्चों मैं इसको थोड़ा सा इसको जनरलाइज करना चाहूंगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और यहां पर लिख देते हैं ऑफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैन नॉट मेक अ क्लोज कर्व। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या कर दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज एट रेस्ट। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज एट रेस्ट, जो चार्ज रेस्ट में है उसका जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस होंगी वो कभी भी क्लोज कर्व नहीं बना सकती। अब बोले साहब आपने ये ऐसा कहा क्यों है, क्यों कहा है? क्योंकि बच्चे अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है हमारा आगे, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम पढ़ेंगे कि वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आता है। अभी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहता मैं उसके बारे में। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से जो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। और उस टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऑलवेज क्लोज्ड कर्व ही बनाती हैं। तो बेटा ये जेई में क्वेश्चन भी आ चुका है, जेई में क्वेश्चन भी आ चुका है और बच्चों को रटा रटाया होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कभी क्लोज कर्व नहीं बना सकती। आईआईटी वहीं से पूछेगा आपसे, जेई कंपटीशन लेवल पर आपसे क्वेश्चन वहीं पूछा जाएगा जो उनको पता है कि बच्चे ने रटा हुआ क्या रखा हुआ है। तो आगे जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा तो डिटेल में बात करेंगे उस फील्ड के बारे में। तो आप हमेशा याद रखें कौन से फील्ड की लाइंस क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की, जो रेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं। ठीक है। अच्छा अब इसमें भी अब लॉजिक आना चाहिए ना कि क्यों नहीं बनाती हैं साहब। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्यों नहीं बनाएंगी। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है ये और नेगेटिव चार्ज है ये। अच्छा क्लोज कर्व का तो आप मतलब समझते होंगे। क्लोज कर्व का मतलब होता है सपोज, क्लोज कर्व का मतलब है कि मैं सपोज यहां से चला पेंसिल लेके और मैं पेंसिल को लेके ऐसे चलता रहा और फाइनली मैंने वहीं आके रुक गया जहां से मैं चला था। तो ये एक क्लोज कर्व बन गया। तो मतलब कोई चीज जहां से स्टार्ट हुई है लौट कर वापस वहीं आ जाए तो वो एक क्लोज कर्व बना देती है। ठीक है। तो अब देखो अगर क्लोज कर्व बन जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर आती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। अब जरा देखना, मान लो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकली नेगेटिव में गई, ठीक है, और क्लोज कर्व का मतलब है कि वो वापस फिर पॉजिटिव चार्ज पर ही लौट के आ जाएगी। ध्यान से समझे। ठीक है भाई, पॉजिटिव से निकली थी नेगेटिव पर गई और घूम के पॉजिटिव पर ही आ गई, तो वो एक क्लोज कर्व बन गया। तो वो कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही वायलेट हो जाएगी। आप ध्यान से देखें, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। देखो पॉजिटिव से निकल भी रही है और पॉजिटिव में एंटर भी कर रही है, नेगेटिव में एंटर भी कर रही है और नेगेटिव से बाहर भी आ रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि पॉजिटिव से निकलेंगी ही और नेगेटिव में एंटर ही करेंगी।
जबकि अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज कर बनाती तो फिर क्या होता, पॉजिटिव से क्या कहते हैं हम कि भैया पॉजिटिव से निकल भी सकती हैं और नेगेटिव से भी निकल सकती हैं, पॉजिटिव में आ भी सकती हैं और नेगेटिव में भी आ सकती हैं। तो ये रूल होता। लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव से निकलती हैं नेगेटिव में एंटर करती हैं, तो पॉजिटिव से निकलेंगी फील्ड लाइंस और नेगेटिव पर जाके रुक जाएंगी। तो ये हो गया, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में एंटर हो गई, खत्म कहानी। तो इसीलिए फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं। अब साहब 3 हो गई। अब साहब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है साहब। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि क्लोजर दी लाइंस stronger is the field। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। क्लोजर दी लाइंस स्ट्रोंगर इज द फील्ड। मीन्स सपोज आपको कहीं पर इस तरह से फील्ड लाइंस गिवन है, ठीक है, आपको कहीं पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है, और आपको 2 पॉइंट दे दिए। सपोज ये पॉइंट है आपका P और ये यहां पर एक पॉइंट है आपका Q। क्लियर? अब वो बोला कि बताओ भाई इन दोनों पॉइंट्स में से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहां वीक है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कह रही है क्लोजर द लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड। क्लोजर द लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड मतलब जहां पर फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, पास पास होंगी, वहां पर फील्ड ज्यादा होगा और जहां फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां पर फील्ड वीक होगा। तो हम कहेंगे EP इज ग्रेटर देन EQ। तो P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q से ज्यादा होगा। क्लियर बच्चों? अब इसमें भी लॉजिक है। अब आप सोच रहे हो ऐसे कैसे? तो बच्चों देखो, अभी बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, आप तुरंत समझ जाएंगे। मान लो ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसकी अगर फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा तो स्ट्रेट लाइन आएंगी। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आई, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, और ड्रॉ कर लो ऐसे, और ड्रॉ कर लो, और भी ड्रॉ कर लो, और इधर ड्रॉ कर लो। देखो जी, अब देखो यहां इस रीजन को देखो, देख रहे हैं आप? तो इस रीजन में फील्ड लाइंस क्या है, पास पास है। और इस रीजन को देखो अब यहां, तो लाइंस क्या होती जा रही है, डाइवर्ज होती जा रही है, फैलती जा रही है, दूर होती जा रही है ना? ठीक है। अब इसका मतलब यहां फील्ड, अब ध्यान से सुनना, ये पॉइंट निकला कहां से है? आपने अभी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, तो वहां पर आपने पढ़ा था कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, पढ़ा था ना हमने। तो कहने का मतलब जो पॉइंट चार्ज से दूर होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और जो चार्ज के पॉइंट नियर होंगे वहां पर फील्ड ज्यादा होगा। तो यहाँ ये चार्ज है, ये पॉइंट है कोई, तो R कम है, और एक पॉइंट में यहां ले लू तो उसकी R ज्यादा है। अब R ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और जहां R कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो अब जहां यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और देखो पिक्चर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है और वहां फील्ड लाइन्स भी पास पास है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और फील्ड लाइन्स भी दूर दूर है। तो यहां से कॉन्सेप्ट बन गई, प्रॉपर्टी बन गई ये फील्ड लाइन्स की कि क्लोजर द लाइन्स स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड। अब साहब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। बच्चों फिजिक्स में बस यही है कि हर चीज का आपको लॉजिक अगर आता है, क्या क्यों कब कैसे ये पता है, तो फिजिक्स से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं। बड़ा मजेदार सब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब साहब फिफ्थ प्रॉपर्टी है साहब हमारी, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस the number of field lines is directly proportional to the magnitude of charge।
बहुत गजब की प्रॉपर्टी है ये। और इस प्रॉपर्टी का हम एप्लीकेशन देखेंगे, इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हम देखेंगे गॉस लॉ में। कहा? गॉस लॉ में। अभी आगे हम गॉस लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये कह रहा है कि सपोज, जस्ट इमेज एज्यूम करते हैं कि ये सपोज 1 कूलम का चार्ज है, सपोज, है ना, और इससे 1 2 3 4 लाइंस निकल रही हैं, जस्ट सपोज, हम ऐसा मान रहे हैं। बाकी किसी भी चार्ज से इनफाइनाइट लाइंस निकल सकती हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा मान लिया कि एक 1 कूलम का चार्ज है और उससे कितनी लाइन निकल रही हैं? 4, ठीक है। तो ये 1 कूलम है, तो वो ये प्रॉपर्टी कह रही है कि सपोज अगर वही चार्ज 2 कूलम हो जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, मतलब हमने चार्ज को 2 टाइम्स कर दिया है तो फील्ड लाइंस भी 2 टाइम्स हो जाएंगी। तो कहने का मतलब यहाँ 4 थी तो यहाँ फील्ड लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फील्ड लाइंस भी हमारी 2 टाइम्स हो जाएंगी। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब 6 प्रॉपर्टी है साहब हमारी, 6 प्रॉपर्टी है कि इफ फील्ड लाइंस, if field lines are straight, if field lines are straight, parallel and if field lines are straight, parallel and equidistant, equidistant, then electric field, then electric field is यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा साहब? यूनिफॉर्म होगा। अदरवाइज अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है बच्चों। अगर फील्ड लाइंस स्ट्रेट हैं, पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट हैं, तो वो जो फील्ड, जिस फील्ड को वो शो कर रही हैं, जिस फील्ड को वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो फील्ड कैसा होगा? वो फील्ड यूनिफॉर्म होगा। अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म, अदरवाइज का मतलब अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, पैरेलल है, इक्विडिस्टेंट, या स्ट्रेट हैं, इक्विडिस्टेंट हैं लेकिन पैरेलल नहीं है, या स्ट्रेट हैं, पैरेलल हैं, इक्विडिस्टेंट नहीं, मतलब कोई भी एक कंडीशन नहीं है, तो वो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल, सपोज आपको कहीं पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है। तो देखो फील्ड लाइंस स्ट्रेट हैं, फील्ड लाइंस स्ट्रेट हैं, ठीक है, और पैरेलल भी हैं, और इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी डी होगी और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी डी होगी। तो स्ट्रेट भी हैं, पैरेलल भी हैं, इक्विडिस्टेंट भी हैं। तो ये जो फील्ड है साहब, ये फील्ड हो गया हमारा कैसा? यूनिफॉर्म, ठीक है। अब सपोज आपको कहीं पर फील्ड इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से फील्ड आपको गिवन है, ठीक है। तो क्या कमी है इसमें? कौन सी कंडीशन नहीं है? समझ गए होंगे आप। स्ट्रेट है, पैरेलल भी है, बट दे आर नॉट इक्विडिस्टेंट, ठीक है। यहां पर सेपरेशन कम है, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, तो ये फील्ड कैसा है साहब? ये फील्ड हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है बच्चों। अच्छा, मान लीजिए अगर कहीं कहीं पर आपको फील्ड इस तरह से गिवन है, इस तरह से, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं सपोज, इस तरह से ये फील्ड लाइंस गिवन है, तो अब देखो पैरेलल है, भाई कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, कभी मिलेंगे थोड़ी, पैरेलल है, इक्विडिस्टेंट है, सपोज ये भी डी है, ये भी डी है, बट दे आर नॉट स्ट्रेट, ये कर्व है, तो ये भी फील्ड कैसा है आपका? नॉन यूनिफॉर्म। तो मैं समझता हूं ये प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हुई होगी कि अगर फील्ड लाइंस स्ट्रेट हैं, पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट हैं, तो
वो फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब साहब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बच्चों मैं आपको जितनी भी प्रॉपर्टी हैं फील्ड लाइंस की वो सब इसी एक वीडियो में करा दूंगा। उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि और भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। अब साहब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7। तो 7 प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए। अच्छा यहां पर एक 7 प्रॉपर्टी से बनने से पहले एक छोटी सी बात और आपको बता देता हूं, अच्छी बात है, आपको अच्छी लगेगी। कि जैसे एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो हम पता कर लेंगे कि हाँ ये फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। भी हमारे पास प्रॉपर्टी है ये, अगर ये तीनों कंडीशन है तो वो यूनिफॉर्म है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा था उस बच्चे का, बोला सर सपोज हमें चार्ज गिवन है, हमें चार्ज गिवन है, हमें उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पता, मतलब उसके फील्ड का के चार्ज है उसका फील्ड है, लेकिन हमें उसके फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पता, तो सर हम कैसे बताएंगे फिर कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था उस बच्चे का। तो इसका सीधा सा लॉजिक है बच्चों कि अगर आपको सपोज कई बार ऐसा हो जाता है, वो कोई बोला कि भाई हाँ भाई बताओ, अभी इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक अभी तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने हैं हमें। तो बोला कि भाई कोई ये बताओ पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, तो पॉइंट चार्ज का बताओ, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब हमें नहीं पता कैसा होगा, तो हमें पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है बच्चों, याद रखना मेरी बात को याद रखना। फिजिक्स में कहीं भी, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फिजिक्स में अगर कोई भी कोई भी फील्ड अगर डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, पॉइंट की डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा। तो आप देख रहे हैं पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है आर पर, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से फ्री है, मतलब उस फॉर्मूले के अंदर डिस्टेंस नहीं आ रही है, जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे शीट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो वो फॉर्मूला आएगा कुछ E = सिग्मा अपॉन 2ε0 ये करके। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ε0 आप जानते हैं परमिटिविटी है। इस फॉर्मूले में कहीं भी डिस्टेंस नहीं आ रही है, इस फॉर्मूले में कहीं भी डिस्टेंस नहीं आ रही है, तो ये फील्ड कैसा हो गया, यूनिफॉर्म फील्ड हो गया। तो बच्चों मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि मैथमेटिकली हम कैसे पता करेंगे कि ये फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, और ग्राफिकली हम कैसे पता करेंगे कि ये फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7 की तरफ। तो 7th प्रॉपर्टी है साहब हमारी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। जैसे सपोज करो आपको इस तरह से कहीं पर फील्ड दे दिया साहब, कहीं पर इस तरह से फील्ड दे दिया, ठीक है, और यहां पर साहब एक पॉइंट है ये ए, और एक पॉइंट है ये बी, और सपोज एक पॉइंट है आपका ये सी। तो प्रॉपर्टी कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे हीट फ्लो होता है ना, हीट फ्लो होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना। कोई भी लिक्विड फ्लो होता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो हीट फ्लो हो रहा है ना, हीट फ्लो हो रहा है, सपोज ये रॉड है और इस एंड से हीट फ्लो हो रहा है, इस एंड तक पहुंच रहा है, तो यहां पर क्या होता है, अगर इस एंड का टेम्परेचर T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है, तो जैसे जैसे आप इस एंड से इस एंड की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। आपने पढ़ा होगा 11th में हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर में। तो वही चीज है यहाँ पर, जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो एज पर दिस प्रॉपर्टी फील्ड लाइंस किधर जा रही हैं, ए से सी की तरफ जा रही हैं। तो कहने का मतलब अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है बी ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल है बी सी, सॉरी वी बी,
और इस बॉन्ड का पोटेंशियल है BC। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन से बॉन्ड का होगा? BA, और उससे कम BB, और उससे कम BC। तो VA ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VC। ये हो गया इन पोटेंशियल्स में रिलेशन। अभी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है पोटेंशियल वगैरह ये क्या है, तो पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी आगे आएगी। मैंने आपको फिर कह रहा हूं कि मैं जितनी भी प्रॉपर्टी हो सकती है लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, उनको सबको एक ही वीडियो में करा दूंगा, जिससे कि आपका माइंड एकदम कहते ना एक फोकस्ड हो जाए कि फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बस इतनी है, जो भी पूछा जाएगा वो इनसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब साहब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 8। तो 8 प्रॉपर्टी क्या है? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस पर तो बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं, जेई तक में क्वेश्चन आते रहे हैं इस पर। तो 8th प्रॉपर्टी क्या है साहब हमारी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, या यूं कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट इन दैट रीजन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर कोई रीजन है, सपोज ये एक रीजन है स्पेस में, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वो कह रहा है वहां फील्ड लाइंस भी नहीं होगी। तो नहीं होगी, इसमें सोचना भी नहीं है भाई। अगर जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां फील्ड लाइंस कैसे होगी? देखो फील्ड लाइंस क्या थी कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें हम एक चार्ज रखेंगे, उस चार्ज पर फोर्स लगेगा तो वो चार्ज मूव करेगा, और वो चार्ज जिस पाथ पर मूव करेगा वो पाथ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। अब मैंने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मैंने यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस Q0। जब यहाँ फील्ड ही नहीं है तो इसमें फोर्स नहीं लगेगा, और जब फोर्स नहीं लगेगा तो ये मूव नहीं करेगा तो कोई पाथ नहीं होगा, कोई पाथ नहीं होगा तो कोई लाइन नहीं होगी। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब जिस रीजन में कहीं किसी रीजन में अगर फील्ड नहीं है तो वहां फील्ड लाइन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब इसका एग्जाम्पल है, अभी इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कंडक्टर्स की जब स्टडी करेंगे जब, तो इनसाइड द कंडक्टर्स, ये आपको याद रखना है, इनसाइड दी, फिलहाल के लिए आगे चल के हम इसको बाकायदा प्रूव करेंगे कि क्यों होता है ऐसा। इनसाइड द कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, तो सपोज ये कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। तो जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो इस कंडक्टर के बाहर होंगी, इसके अंदर फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी 9 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव्स और एंटर दी कंडक्टर परपेंडिकुलरली। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब सपोज ये एक कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टिव प्लेट है, और इस पर सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो वो कह रहा है, प्रॉपर्टी कह रही है कि जो फील्ड लाइंस हैं भाई पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर आएंगी, है ना। तो वो कह रहा है कि ये ऑलवेज इस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही बाहर आएंगी। समझ रहे हैं आप? मान लो अगर ये नेगेटिव होता इस तरह से, मान लो ये प्लेट नेगेटिव होती इस तरह से, तो जो फील्ड लाइंस है वो एंटर करती, लेकिन कंडक्टर के सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर ही, ऐसे वैसे नहीं करती
कि ऐसे देखो, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो वो भी तो बाहर ही निकल रही है। अगर मैं फील्ड लाइंस को ऐसे ड्रॉ करूं तो वो भी तो बाहर ही निकल रही है पॉजिटिव चार्ज से। तो वो कह रहा है ऐसे एट एन एंगल थीटा नहीं निकल सकती, किसी भी एंगल पर नहीं निकल सकती, वो केवल इस तरह से निकलेंगी या इस तरह से एंटर करेंगी कि वो कंडक्टर के सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही होंगी, 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। और ऐसा क्यों होगा, ये बच्चों जब हम कंडक्टर्स की एक जो वीडियो है वो पूरा कंडक्टर्स के ऊपर होने वाला है, तो उसमें ये सारी बातें हम लॉजिकली पढ़ेंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है, कंडक्टर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही क्यों होता है, ये सारी चीजें हम लॉजिकली पढ़ेंगे। फिलहाल इनको आप एज ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अपने माइंड में रखें, और ये एज ए प्रॉपर्टी आप इनको अभी फिलहाल यूज करें बस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव्स और एंटर द कंडक्टर परपेंडिकुलरली। क्लियर। अब बच्चों ये हो गई 9 प्रॉपर्टी। अब साहब 10 प्रॉपर्टी है हमारी। ये जो प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी यूजफुल है बच्चे, एक एक प्रॉपर्टी यूजफुल है। कब कौन सी प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन में यूज हो जाए कुछ नहीं कह सकते, तो सारी प्रॉपर्टीज हमारे यहां होनी चाहिए। तो 10th प्रॉपर्टी है साहब कि सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो 10th प्रॉपर्टी सिंपल है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, ये तो हम जानते हैं, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, और वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर फोर्स लगाएगा। अब अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, और यूं कहिए कि इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। और अगर मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा, या यूं कहिए नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। अब बात आती है कि साहब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हम ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज रख देता हूं मैं प्लस क्यू नॉट या क्यू, तो इस पर फोर्स लगता है कितना, एफ। तो E इज इक्वल टू होता है आपका एफ अपॉन क्यू नॉट, तो यहां से फोर्स हो जाएगा आपका क्यू नॉट इंटू ई। क्लियर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत जगह यूज होगी, कई क्वेश्चन में यूज होती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, सपोज ये क्यू है, ये क्यू है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई, क्यू ई। ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरो जिधर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब क्यों है, कैसे, देखो इसको बहुत छोटे से लॉजिक से समझते हैं। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें ये चार्ज रखे हुए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी न किसी चार्ज का ही तो होगा, बोले साहब बिल्कुल होगा। अब चार्ज का होगा तो वो चार्ज मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। तो सपोज करो मैंने वो चार्ज पॉजिटिव मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो पॉजिटिव चार्ज इधर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अभी पहली प्रॉपर्टी पड़ी है, और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकल रही है। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल इधर ही तो करेंगे, और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इधर ही तो अट्रैक्ट करेगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर क्यों जा रहा है और ये नेगेटिव चार्ज इधर क्यों जा रहा है। अब इतने में तो एक दूसरा बच्चा बोल पड़ा था, बोला कि सर नेगेटिव का हुआ तो, अरे तो यार नेगेटिव का मान लो, अगर नेगेटिव का हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज इधर होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में फील्ड लाइंस एंटर करती हैं। समझ रहे होगे। अब देखना जरा, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज अब भी उधर ही मूव कर रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो नेगेटिव चार्ज अब भी उधर ही मूव कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट बन गई, कॉन्सेप्ट बन गई कि इफ पॉजिटिव चार्ज, if positive charge is placed in electric field, it will move, it will experience, it will experience a force कितना, QE in the direction of
in the direction of electric field and vice versa for negative charge and vice versa for नेगेटिव चार्ज। मतलब फोर्स उतना ही लगेगा नेगेटिव पर, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके बहुत काम आएगा, इसको आप सहेज के रखें कि if positive charge is placed in electric field, if positive charge is placed in electric field, it will experience a force in the direction of electric field and vice versa for negative charge। negative charge पर फोर्स उतना ही लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज थी। तो मैं समझता हूं कि आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से लॉजिकली समझ गए होंगे, और जब तक हम इन पर कुछ क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉपर्टीज आपके मतलब कहते हैं ना रियलाइज नहीं होंगी कि है क्या ये प्रॉपर्टी। तो इन पर जब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस कॉन्सेप्ट को, इन प्रॉपर्टीज को हम क्वेश्चंस में किस तरह से यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के जो क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। करीब करीब 5 to 6 क्वेश्चन करेंगे अच्छे लेवल के जो जेई वगैरह में आ चुके हैं। और वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गई, नहीं तो मैं इसी सोच रहा था कि इसी वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी कराता। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक आप फिजिक्स को पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।